गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आप मेरे साथ कर रहे हैं राजनीति शास्त्र का चैप्टर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इसी चैप्टर में से पहले वाले टॉपिक में बेटा हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या व्यवस्था है। आर्टिकल 324 में जो इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या प्रोविजन किए गए हैं, किस तरह से इलेक्शन कमीशन का गठन होगा। हमने देखा 1950 के अंदर इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर बॉडी था, फिर उसके बाद में 1989 में 16 अक्टूबर 1989 को ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। क्यों इसको बहुत सदस्य चुनाव आयोग बनना हुआ, इसके साथ में क्यों 2 मेंबर्स और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं जुड़े, और फिर दोबारा से 90 में फिर दोबारा से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसके बाद में 1993 से लेकर आज तक ये मल्टी मेंबर बहुत सदस्य चुनाव आयोग के रूप में काम कर रहे हैं। किस तरह से कलेक्टिवली जो डिसीजन लेता है और किस तरह के इसके पास में शक्तियां हैं, उस सब के बारे में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बेटा बात किया था। और अभी जो आज हमारा टॉपिक है वो होगा फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। अगर ऐसे बात करें तो इलेक्शन कमीशन अपने लिमिटेड स्टाफ के साथ में, बहुत कम इसके पास में स्टाफ है और पूरे मतलब ये कहे पूरे साल भर ये कार्य करता है, लेकिन फिर भी हमें एक सिस्टमेटिक वे में चलना होगा। इनके कार्यों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस जैसे स्टार्ट होता है वो इट सुपरवाइजेस द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर्स लिस्ट। जो वोटिंग लिस्ट है उसको सुपरविजन की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के पास है। राइट बेटा, कि देश के अंदर चुनाव होने से पहले, चाहे किसी प्रांत की बात करें, स्टेट असेंबली के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, हमेशा वोटर्स की जो लिस्ट है वो रिवाइज होती है। नए वोटिंग आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं। जो कुछ जिनके पास में किसी एक चुनाव क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार था, हो सकता है इस पीरियड में वो माइग्रेट होके दूसरे स्टेट में चले गए हों या दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए हों। तो ऐसे मतदाताओं का उस जो मतदाता सूची से, उस चुनाव क्षेत्र के मतदाता सूची से उनका जो वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया जाता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है उनको नॉन एग्जिस्टेंट मेंबर करके उनका चुनाव निकाला जाता है। और जो दूसरे रजिस्टर्ड किए जाते हैं, दूसरों के नाम को इंक्लूड किया जाता है। सपोज करो जिनकी एज 17 इयर्स थे और अभी आने वाले चुनाव में वो 18 साल की आयु प्राप्त कर लेते हैं, तो जो नई वोटर्स लिस्ट बनेगी उनमें उनके नाम इंक्लूड कर दिए जाएंगे। इस तरह से जो चुनाव आयोग का सबसे प्रथम कार्य अगर देखा जाए चुनाव प्रोसेस के स्टार्ट होने में, कि वोटर्स लिस्ट एररलेस, बगैर गलती के एक वोटर्स लिस्ट तैयार करना और अपडेट करते रहना। लगातार चुनाव से पहले ये अपडेट होती रहती है वोटर्स लिस्ट। अब इसके बाद में सेकंड इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करना। जैसे ही राष्ट्रपति की तरफ से नोटिफिकेशन की ये परमिशन ले लेते हैं, नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है, तो उसके बाद में इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करते हैं। एक ही रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की। क्या इलेक्शन शेड्यूल। अब इलेक्शन शेड्यूल के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, इसको भी हम जरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन, जो चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है किसी पार्टिकुलर, चाहे चुनाव क्षेत्र की बात करें, देश में लोकसभा के चुनाव हो या किसी राज्य की विधानसभा के चुनाव हो, जैसे नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, डेट जो फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं
वो कौन सी डेट से नॉमिनेशन पेपर अपना नाम दाखिल कर सकते हैं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए, मुकाबले में खड़ा होने के लिए। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन और अंतिम तारीख क्या होगी चुनाव में हिस्सा लेने की। फिर उसके बाद में स्क्रूटनी होती है, उसका निरीक्षण करते हैं। जो नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट ने फाइल किया है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके नॉमिनेशन पेपर को देखा जाता है, परखा जाता है कि जो मैंडेटरी जो आवश्यक सूचनाएं जो देनी चाहिए, जो इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन ने जो बना के रखा हुआ फॉर्मेट, वो आवश्यक सूचनाएं दी हैं। उसमें आवश्यक सूचनाओं में जैसे उनके पास में कितनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है, कितने गहने हैं, या परिवार के सदस्य हैं, या फिर उनका जो सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ में दूसरा जो उनका जो कभी किसी न्यायालय द्वारा कन्विक्टेड किया है, सजा मिले, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी होती है। फिर उसका स्क्रूटनी होता है, उसको एक जांच की जाती है, और जांच करने के बाद में फिर विड्रॉल का एक डेट दिया जाता है कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन पेपर, कि भाई ये निश्चित डेट तक अगर आप अपना नॉमिनेशन पेपर, नामांकन वापस लेना चाहते हो तो वापस लिया जा सकता है। यानी कि आप चुनाव से बाहर निकलना चाहते हो, चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो वापस ले सकते हो। ये सब होने के बाद में फिर इलेक्शंस का जो शेड्यूल है, किस दिन से चुनाव, कितने फेसेस में चुनाव होंगे, कितने तारीख से लेकर, सपोज करो कि 1 जून से लेकर 7 जून तक चुनाव होंगे, कहां पर 1 जून को होगा, 2 जून को कहां पर होगा, 3 जून को कैसे होगा, ये सारा अनाउंसमेंट करते हैं। फिर फेसेस का जो इलेक्शंस के जो फेसेस का अनाउंसमेंट के बाद में, फिर उसके बाद में जो मतदाता जो वोट डालने का बाद में उनका काउंटिंग ऑफ वोट्स, किस दिन से वोट की काउंटिंग होगी, फिर उनके परिणाम, डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, जो चुनाव हुए उनका परिणाम को घोषित करना, ये सारा का सारा आपके इलेक्शन शेड्यूल में इंक्लूड हो जाएगा। राइट, इलेक्शन शेड्यूल में क्या कुछ आने वाला है वो सब आप समझ गए होंगे। पहले हो गया वोटिंग लिस्ट का प्रिपरेशन, फिर इलेक्शन शेड्यूल हो गया। अब इसके बाद में आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ कर क्यों रहा आखिर, टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए क्या क्या देखता है, इट इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब इलेक्शन कमीशन के पास में ये बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो या फिर किसी स्टेट के चुनाव हो, उनको पोस्टपोन करना पड़े, कैंसिल करना पड़े, तो ऐसी शक्तियां इलेक्शन कमीशन के पास में है। वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ये सोचता है कि आज के वातावरण में ये वातावरण आज चुनाव कराने के अनुकूल नहीं है, तो वहां पर इलेक्शन पोस्टपोन किए जा सकते हैं, कैंसिल किया जा सकते हैं। या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सपोज करो इलेक्शंस हो गए हैं, आपको लगता है कि वो इलेक्शंस में री इलेक्शन कराने की जरूरत है, दोबारा से इलेक्शन कराने की जरूरत है, तो ऐसे आदेश भी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। अब कहीं पे आप काउंटिंग हो गया है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इस जो इलेक्शंस के अंदर जो काउंटिंग हुई है वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन की काउंटिंग नहीं हुई है, तो उसको रिकाउंटिंग के आदेश भी इलेक्शन कमीशन दे सकता है। इसका कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन अपनी पावर के जो शक्तियां हैं उसमें काफी इंडिपेंडेंट है, काफी ऑटोनोमस रूप से काम करता है। इसकी शक्तियों में सरकार किसी तरह का दखल नहीं दे सकती, न ही कोशिश करते हैं जो कोर्ट है, माननीय उच्चतम न्यायालय, किसी तरह की दखल देने की कोशिश नहीं करता है। और इसका एक और फंक्शन है, जितने भी जो पार्टीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है। इलेक्शन कमीशन के पास ही पावर है, इट अकॉर्ड्स
the recognition किसी भी पार्टी को मान्यता देना ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र के अंदर है। पार्टी के चुनाव चिन्ह देना ये इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में है। राइट? किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी डिक्लेयर करना, ये किसी राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी में कन्वर्ट करना, वो भी चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, सर्टेन पैरामीटर्स आर देयर, उनको फॉलो करते हुए सारे के सारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन निभाता है। राइट? अब हम बात करते हैं ओवर द इयर्स, अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन अपने आप में ताकतवर होकर उभरा है। जैसे बात करें आज से 30 इयर्स पहले की बात करें, इलेक्शन कमीशन जिस तरह की शक्तियों का उपयोग करता था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही शक्तियां जो आज के दिन है इलेक्शन कमीशन के पास थी, लेकिन उनका उपयोग उतना नहीं हो रहा था। लेकिन 1990 एंड ऑनवर्ड्स आपने सुना होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन आए, जिनके आने के बाद में देश के अंदर इलेक्शन कमीशन की जो हकीकत में पावर क्या है, उन्होंने पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और इस तरह से इलेक्शन कमीशन उसके बाद में अपने आप में एक शक्तिशाली उभर कर निकला है। अपनी पूरी पावर का, अपनी शक्ति का विदिन तक प्रोविजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है, उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल करते हुए ये फ्री एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन कराने में सक्सेसफुल रहा है। पूरे देश की बात करें या किसी क्षेत्र में, अगर संकट की घड़ियां देखे इलेक्शन कमीशन ने, तो वो भी काफी देखी है। बात करें चाहे आप मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया की बात करें, उनकी बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हों जहां पे मिलिटेंसी हमेशा बनी हुई रहती है, या फिर आसाम के इलेक्शंस हों। राइट? इसी के साथ में पंजाब में जो इलेक्शन है, पंजाब में भी काफी पीरियड तक मिलिटेंसी का पीरियड रखा है। तो यहाँ पर सब कहीं पे जो स्थितियां इतनी अच्छी ना होते हुए भी इलेक्शन कमीशन सफल रहा है एक फ्री एंड ट्रांसपेरेंट और अनबायस होकर, मतलब निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने में सफल रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन की अपने आप में एक उपलब्धि है। किसी तरह की कंडीशंस में अगर और भी आप बात करना चाहें तो हम बात कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, जैसे कि कुछ और भी संकट की घड़ियां इलेक्शन कमीशन ने देखी, यानी कि विषम परिस्थितियों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। चाहे बात करें 1991 के इलेक्शंस के ड्यूरेशन में, चुनाव प्रचार के दौरान जो राजीव गांधी है, उनकी असैसिनेशन हो जाती है तमिलनाडु के अंदर, और ऐसी विषम परिस्थितियों में वहां पर 1991 के अंदर चुनाव को पोस्टपोन करना पड़ा और फिर दोबारा से चुनाव की पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। तो इस तरह की विषम परिस्थितियां, चाहे 2002 की देखिए, 2002 के अंदर गुजरात के जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी गई थी। ठीक है ना? तो डिसॉल्व होने के बाद में फिर वहां पर चुनाव होने थे, लेकिन जिस तरह की जो वातावरण था, काफी वायलेंस का पीरियड था। उस पीरियड में ये बात है 2002 में पोस्ट गोधरा जो राइट्स हुए थे, गोधरा में एक कांड हुआ था जिसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पता लगेगा। और उसके बाद में जो इलेक्शन में मतलब पूरा वायलेंस की पोजीशन थी, तो इस विषम परिस्थितियों में इलेक्शन कमीशन को डिसीजन लेना पड़ा पोस्टपोन करने का। इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया, लेकिन कुछ पार्टियां
सुप्रीम कोर्ट चली गई कि इलेक्शंस को पोस्टपोन करना, किसी पर्टिकुलर पार्टी के हित के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है, किसी पार्टी को ये इलेक्शन के पोस्टपोन होने से फायदा होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया उसको अपहेल्ड रखा, यानी कि उसी डिसीजन के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि देश के अंदर जितनी विषम परिस्थितियों में भी इलेक्शन कमीशन ने हमारे देश में काम किया है। और आज जो 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आज के आप चुनाव आयोग को या चुनाव जो मुख्य चुनाव आयुक्त या दूसरे आयुक्त की जो शक्तियों की बात करें और आज से पहले की 30 साल पहले की देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव आयोग के पास में शक्तियां उतनी ही पहले थी जितने की आज है। फर्क इतना पड़ा है कि अब 1990 एंड ऑनवर्ड्स इलेक्शन कमीशन ने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास में जो शक्तियां दी हैं, उन्होंने ग्राउंड में उन शक्तियों का इस्तेमाल किया है और एक अनबायस रूप से, निष्पक्ष रूप से देश के अंदर चुनाव कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्शन कमीशन ने निभाई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो वर्ल्ड के अंदर जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारा देश भारत, वहां पे एक इलेक्शन कमीशन किस तरह से काम करता है। और जैसे ही इलेक्शन के जो नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है, इलेक्शन कमीशन अपने आप में काफी पावरफुल बन जाता है, पूरी शक्तियां अपने इस्तेमाल करने लगता है और लिमिटेड स्टाफ के साथ काम करता है। लेकिन इसको जैसे ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है, स्टेट से हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, जहां पर भी चुनाव होते हैं, वो इनको प्रोवाइड कर दी जाती है। और उस पीरियड में वो सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के आईएएस ऑफिसर्स हो गए, वो सब चुनाव आयोग के अंडर में, नियंत्रण में काम करने वाले हैं। उनकी पोस्टिंग्स ट्रांसफर को रोकना, पोस्टिंग ट्रांसफर कर देना, या फिर उनके अगेंस्ट में अगर वो काम फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट मैनर में काम नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर देना, सारी शक्तियां चुनाव आयोग के पास में होती है। सबका पर्पस एक ही है, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से हमारे देश में चुनाव कंडक्ट करा सके, जिसमें वो संभव हो रहा है। आप 2019 के चुनाव के परिणाम आपने देखे होंगे, पूरे प्रोसेस को आपने देखा होगा, नहीं तो उसके बारे में पढ़िए, जानिए, ठीक है ना। जो मई 2019 में जो 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए, कोई बाई इलेक्शंस की बात करो, चाहे आप बात करो किसी विधानसभा के, पूरे जो इलेक्शंस में चुनाव आयोग ने एट लार्ज औसतन अगर देखा जाए, ज्यादातर देखा जाए तो बहुत अच्छे से काम किया है। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम इलेक्शंस के जो सुधार के रिफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक तो हमने बात की कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी संभावनाएं हमेशा इंप्रूवमेंट की रहती है, कुछ सुधार किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के क्या क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, कौन कौन सी जगह पे लैकिंग कर रहे हैं, हम दूसरे देश के जो इलेक्शन कमीशन के काम करने से कुछ सीख सकते हैं। ये इतने सालों के अनुभव से जो हमने अनुभव किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो कौन कौन से रिफॉर्म्स है, आप क्या सोचते हैं, मेरे साथ में शेयर कीजिए। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.